हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीख रहे स्टैंडर्ड 10 का 14 लेसन बीज पेरले गेले। इस लेसन को चंदू बोर्डे इस महान क्रिकेट खिलाड़ी ने लिखा है। चंदू बोर्डे अपने बचपन की यादें इस लेसन में बता रहे हैं। बचपन में किस तरह से उनके दिल में क्रिकेट खेलने की इच्छा निर्माण हुई, किस तरह से क्रिकेट का बीज मतलब सीड उनके मन में पेरा गया, बोया गया, इसका वर्णन इस लेसन में किया गया है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। माझ्या बालमित्रांनो, मी तुमच्या एवढा होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखाच खेळकर, खोडकर व उपद्व्यापी होतो। लेखक लिखते हैं कि बच्चों, मैं जब आपकी उम्र का था तो आपके जैसा ही बहुत खेलने वाला, बहुत नॉटी और बहुत उलटे सुलटे काम करने वाला था। माझा जन्म पुण्यातच एका गरीब कुटुंबात झाला। माझे वडील त्यावेळेस पोलीस खात्यांमध्ये तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करत होते। मेरा जन्म पुणे में एक गरीब फैमिली में हुआ। मेरे वडील जो है, बाबा जो है, वो पुलिस खाते में थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे और उनका पगार, उनकी सैलरी बहुत तुटपुंजी थी। तुटपुंजी मतलब बहुत कम थी। तेव्हा साहजिकच गरीब कुटुंबाच्या वाट्याला येणारे सारे कष्ट व दुःखे आम्ही भोगत होतो। तो नेचुरली गरीब फैमिली में जो तकलीफ़ें और परेशानी आती है, वो सारी तकलीफ़ें, सारे दुःख लेखक और उसकी फॅमिली भोगत रहे थे। अशा परिस्थितीत वडिलांना आम्हा मुलांसाठी खेळणी विकत घेणं शक्यच नव्हते। ऐसी परिस्थिति में मेरे बाबा को हम बच्चों के लिए टॉयज़ खरीदना पॉसिबल ही नहीं था। खेळणी मतलब टॉयज़। दुसऱ्या मुलांच्या हातात खेळणी पाहून आम्हाला त्यांचा हेवा वाटत असे। हम लोग जब दूसरे बच्चों के हाथ में टॉयज़ देखते थे तो हमें बहुत जलन होती थी, बहुत दुःख होता था। तरी पण गल्लीतील मुलांना जमा करून उन्हातान्हात विटीदांडू खेळणे, पतंग उडवणे, कधीमधी कॅम्पमधील कॅनॉलमध्ये चोरून पोहणे, कैऱ्या, पेरू पाडून त्याचा यथेच्छ स्वाद घेणे, घरात जळण्यासाठी आणलेल्या लाकडातूनच बॅट व स्टंप तयार करणे व कुठून तरी जुना पुराणा बॉल पैदा करून क्रिकेट खेळणे, असा माझा दिवसभरचा कार्यक्रम असायचा। फिर भी गली में जो बच्चे थे उनके साथ मिलके लेखक कड़ी धूप में विटू-दांडू खेलते थे, पतंग उड़ाते थे और कभी स्विमिंग भी चोरी से करते थे। कच्चे आम और पेरू को तोड़ते थे। घर में जो लकड़ी लाते थे जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, उस लकड़ी से बैट बनाते थे और कहीं से बॉल तैयार करके क्रिकेट खेलते थे। ये उनका दिन भर का प्रोग्राम रहता था। संध्याकाळी घरी येईपर्यंत माझ्याबद्दल बराच तक्रारी आईच्या कानावर आलेल्या असायच्या। शाम को जब मैं घर पे आता था तो मम्मी के सामने दिन भर की सारी कंप्लेंट आई हुई रहती थी। सब लोगों ने लेखक के बारे में उनकी माँ के पास बहुत सारी कंप्लेंट की हुई रहती है कि दिन में इसने ये किया, उसने वो किया। दिवसभराच्या खेळाने भूक तर खूपच लागलेली असायची। घरात पाऊल ठेवतो न ठेवतो तोच पाठीवर धम्मक लाडू आणि व चापट पोळ्याचा यथेच्छ वर्षाव व्हायचा। दिन भर खेलते थे, बहुत भूख लगी हुई रहती थी, लेकिन घर में जैसे कदम रखते थे तो पीठ पे मार पड़ती थी। मग मी घरात एका कोपऱ्यात जाऊन रडत बसायचो। तेथेच झोप लागायची आणि जाग यायची ती आईच्या प्रेमळ कुशीत। मैं घर में आते बराबर मुझे मार मिलती थी, बहुत ज़्यादा मार मिलती थी। फिर मैं घर में एक कोने में रोते बैठता था
वही सो जाता था। लेकिन जब सुबह मैं उठता था तो मैं माँ के पास रहता था, मैं माँ के पास सोया हुआ मुझे मिळता था। नंतर माझ्या वडिलांची बदली वडगावला झाली। त्याचा परिणाम असा झाला की मला व माझ्या थोरल्या भावाला शाळेसाठी पुण्यातच काकांकडे राहावे लागले। फिर मेरे बाबा की बदली, मतलब उनकी ड्यूटी दूसरी जगह पे हो गई, वडगांव में। लेकिन लेखक और उनके बड़े भाई को स्कूल के वजह से, पढ़ाई की वजह से पूना में ही उनके काका के पास, मतलब उनके अंकल के पास रहना पड़ा। काका मतलब उनके बाबा के भाई। त्यावेळेस मी अवघा 9-10 वर्षाचा असेन। त्या वयात आई वडिलांपासून दूर राहणे माझ्या जीवावर येईल। खूप रडायला यायचे, पण त्याचा काही उपयोग व्हायचा नाही। जब लेखक के बाबा की बदली हुई थी वडगांव में और लेखक को अपने काका के पास रहना पड़ता था, तब लेखक की उम्र सिर्फ 9 और 10 साल की थी। इतने छोटे बच्चे को अपने माँ बाप से दूर रहना बहुत तकलीफ देता था। बहुत उनको रोना आता था, लेकिन कोई इलाज नहीं था। हट्टही करून बघितला, पण व्यर्थ। आम्हाला सोडून जाणे आईवडिलांच्याही जीवावर आले होते। परंतु मुलाने चांगले शिकावे, मोठा ऑफिसर व्हावे व घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे, या उद्देशाने त्यांनी कसे बसे मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला। उनके माँ बाप को भी बच्चों को छोड़ के चले जाना बहुत भारी पड़ रहा था, बहुत तकलीफ दे रहा था। लेकिन अपने बच्चे यहाँ पे पुणे में रह के सीखने चाहिए, एजुकेशन लेने चाहिए, बड़े ऑफिसर बनने चाहिए और अपना और अपने घर का नाम रोशन करना चाहिए, ये सोच के उनके माँ बाप ने अपने दिल को घट कर दिया, अपने दिल को मजबूत कर दिया और बच्चों को अपने भाई के पास छोड़ के उनके माँ बाप चले गए। त्यानंतर माझ्या आयुष्यात एक वेगळेच निराळेच वळण लागले। माझे चुलते पुण्याच्या YMCAच्या कंपाऊंडमध्ये राहत असत। मेरे और इसके बाद मेरे ज़िंदगी में एक अलग ट्विस्ट आया। मेरे जो काका थे, चुलते मतलब काका, पप्पा का भाई, वो YMCA इसके कंपाउंड में रहते थे। और ये जो YMCA है वो खेल के लिए बहुत फेमस है, मतलब वहाँ पे खेल खेले जाते हैं। वो YMCA क्लब है, उसके कंपाउंड में लेखक के चाचा रहते थे। ही संस्था खेळाकरता प्रसिद्ध असल्याकारणानेच बरेच लोक या संस्थेचे सभासद होते। ये जो संस्था है, ये जो क्लब है, खेलने के लिए बहुत, मतलब यहाँ पे अलग अलग खेल खेले जाते थे। इसके लिए बहुत सारे लोग इस क्लब के मेंबर थे। सभासद मतलब मेंबर। रोज सकाळ संध्याकाळ ज्यांना जसे जमेल त्याप्रमाणे ते खेळायला येत असत। जो मेंबर्स थे वो सुबह शाम अपनी सहूलियत के हिसाब से वहाँ खेलने जाते थे। साहजिकच याचा परिणाम माझ्या बालमनावर हुई। ये सब देख के लेखक के दिल में बहुत बड़ा परिणाम हुआ। मुळातच खेळाची आवड जास्त असल्याने मी त्या सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहू लागलो। लेखक को बचपन से खेलने की तो हॉबी थी। लेखक उस मेंबर्स को खेलते हुए बहुत गौर से देखता था। अनेक खेळाडू पाहण्याची मला रोज संधी मिळू लागली। शाळा सुटली ना सुटली तो धावत येऊन मी प्रथम ग्राउंडवर हजर होत असे। बहुत सारे खिलाड़ी मैंने देखे। स्कूल छूटते बराबर मैं ग्राउंड पे आ जाता था। सर्व खेळात मला क्रिकेटचा खेळ फार आवडू लागला। या खेळानेच मला जास्त भुरळ पाडली। उस क्लब में सब खेल खेले जाते थे, उस ग्राउंड में सब खेल खेले जाते थे, लेकिन लेखक को सबसे ज़्यादा पसंद क्रिकेट आ गया और
क्रिकेट का वो दिवाना हो गया. कधी कधी काही खेळाडू स्वतःला भरपूर खेळायला मिळावे म्हणून लवकर येत असत. कोणी नाही असे पाहून ते मला चेंडू फेकायला बोलवत. कभी कभी कुछ खिलाड़ी ज़्यादा खेलने मिलेगा बोल के ग्राउंड पे जल्दी आ जाते थे. तो वहाँ पे बॉल फेकने का काम तब लेखक करता था. मी अशा कामासाठी नेहमीच तयार असायचा. आंधळा मानतो एक डोळा आणि देव देतो दोन. लेखक को तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए ही थी खेलने की और उसको वो मिल जाती थी. बॉल फेकने के लिए वो हमेशा तयारी रहता था. या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन मी अधिक उत्साहाने आणि आनंदाने जितक्या जोरात बॉल टाकता येईल तितक्या जोरात तो टाकून सभासदांची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न करत असे. इस संधि मतलब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के मैं बहुत जोश में बहुत खुशी से बॉल फेंकता था ताकि मेंबर्स की जो खेल रहा है उस खिलाड़ी की डंडी उड़ जाए, स्टम्प्स बेल्स उड़ जाए, मतलब वो बोल्ड हो जाए. माझा उत्साह पाहून मला उत्तेजन मिळावे आणि त्यांनाही खेळायला मिळावे म्हणून ते देखील मुद्दामून आउट होत. मुझे इंकरेज करने के लिए माझा उत्साह मतलब मेरा जोश देख के वो मुझे इंकरेज करते थे, उत्तेजन मतलब इंकरेज करते थे और मुझे खेलने मिलेगा इसके लिए वो जानबूझ के आउट हो जाते थे. तेव्हा माझी छाती आनंदाने फुगत असे और जब मैं ऐसा करता था, मैं किसी को आउट कर देता था तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी आणि मग मी अधिक जोराने चेंडू फेकत और फिर मैं और जोश से बॉल फेकता था. मात्र जेव्हा इतर सभासद येत तेव्हा नाईलाजाने त्यांना बॉल द्यावा लागे. लेकिन जब बाकी मेंबर आते थे तो मुझे उनको वो बॉल देना पड़ता था. तरीसुद्धा लांब उडालेला चेंडू धावत जाऊन ओढवण्यात आणि तो लगेच उचलून फेकण्यात मी समाधान मानत असे. ऐसे सिचुएशन में मैं फील्डिंग करता था. बॉल जो आता था उसको मैं पकड़ता था और उसको तुरंत फेंक देता था और अच्छी से फील्डिंग कर लेता था. आपणही यांच्याप्रमाणेच खेळावे अशी इच्छा मनात येई. मैं भी इन लोगों के जैसा खेलूं ऐसे मुझे लगता था. पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट होण्याची कुणखाट मी इथेच मनाशी बांधली. यहाँ से मैंने सोचा कि आगे चल के मैं क्रिकेट ही खेलूँगा. प्रॅक्टिस संपल्यावर चेंडू गोळा करू लागणे, दुसऱ्या दिवसासाठी ग्राउंडवर पाणी मारणे इत्यादी कामात मी ग्राउंड्समॅनला आनंदाने मदत करत असे. प्लेयर्स की प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद चेंडू मतलब बॉल्स जमा करना, दूसरे दिन के लिए ग्राउंड पे पानी डालना, इस कामों में मैं ग्राउंडमॅन की मदत करता था. हे सर्व होत असता रात्रीचे 6 ते 8 वाजता माझे काका सर्व मुलांना एकत्र बसवून प्रार्थना शिकवत व अभ्यासाला बसवत. फिर रात के 6 से 8 बजे तक मेरे चाचा सब बच्चों को जमा करते थे, प्रार्थना सिखाते थे, प्रार्थना मतलब प्रेयर सिखाते थे और फिर स्टडी के लिए बिठा देते थे. अभ्यास मतलब होमवर्क करने के लिए, स्टडी करने के लिए बिठा देते थे. त्यानंतर एक आनंदाची गोष्ट घडली. माझ्या वडिलांची बदली परत पुण्यात झाली. माझ्या आईवडिलांना YMCA मधील खेळाडूंकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतीपर उद्गार ऐकू येऊ लागले. ते ऐकून त्यांना आनंद वाटे. एक बहुत बड़ी खुशी की बात हुई. मेरे बाबा की वापस बदली पूना में हो गई. मेरे माँ बाप को YMCA में जो प्लेयर्स खेलते थे वो प्लेयर्स लेखक की बहुत तारीफ़ करते थे. तो ये सुन के लेखक के माँ बाप बहुत खुश होते थे.
माझे वडील स्वतः व्हॉलीबॉल चॅम्पियन होते, त्यामुळे ते मला खेळात नेहमीच प्रोत्साहन देत। लेखक के जो बाबा है वो खुद वॉलीबॉल खेलते थे और चैम्पियन भी थे। उन्होंने लेखक को हमेशा खेलने में प्रोत्साहन दिया, हमेशा स्पोर्ट्स में उनको इन्करेज किया। एकदा दुपारी त्यांना जेवणाचा डबा घेऊन गेलो असताना त्यांनी मला दुकानात नेले व 6 रुपयास एक जूनी बैट विकत घेऊन दिली। एक दिन मैं जब दोपहर में खाने का डिब्बा लेके उनके पास गया, बाबा के पास गया, तो वो लेखक को एक दुकान में लेके गए और 6 रुपया दे के एक जूनी बैट, एक पुरानी बैट उन्होंने खरीदी। ती बैट पाहून माझा आनंद गगनात मावेना। वो बैट देख के मुझे बहुत हद से ज़्यादा खुशी मिली। मी तसाच ती बैट घेऊन मित्रांना दाखवत सुटलो। मैं वो बैट अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को दिखाने लगा। त्यावेळेस वडिलांचा मासिक पगार अवघा 24 रुपये होता। तब उस वक्त मेरे बाबा का पगार, सैलरी सिर्फ 24 रुपये थी। 24 मतलब 24 रुपीज़ थी। माझे वडील अभ्यास व शाळा यांच्या बाबतीत फारच कडक असत। मेरे पप्पा पढ़ाई के मामले में, स्कूल के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। कडक मतलब स्ट्रिक्ट थे। एकदा मी शाळा चुकून ग्राउंडवर क्रिकेटचा एक मित्रत्वाचा सामना पाहत बसलो होतो। एक दिन मैं स्कूल को ड्रॉप करके क्रिकेट का फ्रेंडली मैच चल रही थी, वो मैं देख रहा था। मित्रत्वाचा सामना मतलब फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली गेम चल रहा था, वो मैं देख रहा था। वडील घरी आले तेव्हा त्यांनी मला पाहिले व संतापाने छड्या मारत शाळेत नेऊन बसवले। बाबा घर आए, देखा कि मैं घर में हूँ, तो उन्होंने मुझे मारते मारते स्कूल में लेके गए। त्या क्षणापासून मी शाळा मात्र कधीच चुकवली नाही और उस दिन से मैंने स्कूल को कभी ड्रॉप नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं ली। 1945 साली भारतात ऑस्ट्रेलियन सर्व्हिसेसचा एक क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता। 1945 मतलब 1945 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पुणे में आई थी। पुणे क्लबच्या ग्राउंडवर त्यांची एक मैच झाली। पुणे क्लब के ग्राउंड पे उनकी एक मैच हुई। या सामन्याला अर्थात तिकिटे होते व मैदानावर गोलाकार कनात घालण्यात आलेली होती। ऑब्वियसली इस क्रिकेट मैच को टिकट थी और मैदान को पैक किया गया था, इसलिए अंदर जाने के सारे रास्ते बंद थे। ही मॅच तर पाहायलाच पाहिजे आणि तीही फुकटात, म्हणून माझी धडपड सुरू झाली। ये मैच तो देखना बहुत ज़रूरी है और वो भी फोकट में, फ्री में। ये सोच के लेखक की बहुत भागदौड़ शुरू हो गई। सुदैवाने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या मोठ्याल्या झाडाने सोडवला। लकीली, सुदैवाने मतलब लकीली, ग्राउंड के बाजू में एक बहुत बड़ा झाड़ था और लेखक का प्रॉब्लेम सॉल्व हो गया। माझ्या काही मित्रांसहित झाडावर बसून मी दिवसभर मॅच पाहत होतो आणि अजूनही वाटते की पुन्हा एकदा तसेच झाडावर चढावे और तिथूनच मनसोक्त मैच पहावी। तो लेखक ने अपने दोस्तों के साथ झाड़ पे बैठ के पूरा मैच देख लिया और आज भी लेखक को ऐसा लगता है कि झाड़ पे चढ़ने का और झाड़ पे बैठ के कोई भी मैच को देखने का। मी आणि माझे मित्र मॅचचे वर्णन आमच्या बुद्धीप्रमाणे जोरजोरात हातवारे करून इतरांना ऐकवत असू। मैं और मेरे दोस्त मैच में क्या क्या हुआ उसका वर्णन सबको जोर जोर से बताते थे। दिवसाचा खेळ झाल्यावर कोणी झेल कसा घेतला, कसा सोडला, दांडी कशी उडाली, चौकार कसा मारला, त्याची रसभरीत चर्चा करतच आम्ही चालत चालत घरी परतत असू।
मैच ख़त्म होने के बाद रास्ते में लेखक और उसके दोस्त आपस में क्रिकेट की जो मैच हो चुकी है दिन भर में उसकी बातें करते करते घर चले जाते थे। किस तरह से झेल मतलब क्या, कैच पकड़ा गया, किस तरह से कैच को छोड़ा गया, किस तरह से बेल्स उड़ाई गई, किस तरह से स्टंप को उखाड़ा गया, किस तरह से 4 और 6 मारे गए, उसका डिस्कशन करते करते लेखक और उसके दोस्त घर चलते चलते चले जाते थे। ही मॅच पाहिल्यावर तिचा माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला। ये ऑस्ट्रेलिया की मैच देखने के बाद लेखक के दिल में बहुत बड़ा परिणाम हुआ। विशेषतः मॅच संपल्यावर खेळाडूंच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी जी झिम्मड उडते तेव्हाचे ते दृश्य काळजात भिडले। मैच ख़त्म होने के बाद प्लेयर्स की ऑटोग्राफ लेने के लिए जो भीड़ उड़ती है और झिम्मड़ मतलब जो भीड़ जमा हो जाती है वो बहुत लेखक को दिल को छू गया। काही खेळाडू आनंदाने स्वाक्षरी देत होते तर काही नाकारत होते। हा सर्व सोहळा पाहून मनात आले की आपण एक मोठे खेळाडू व्हावे। कुछ प्लेयर्स खुशी खुशी ऑटोग्राफ दे रहे थे तो कुछ मना कर रहे थे। ये सब देख के लेखक सोचता था कि मैं भी एक बहुत बड़ा खिलाडू बनूंगा। मग आपल्याभोवती अशी स्वाक्षऱ्यासाठी गर्दी होईल, फिर मेरे पीछे भी ऐसे ऑटोग्राफ लेने वाले जमा हो जाएंगे। बस तेव्हापासून स्वाक्षरीच्या तालमीला सुरुवात झाली और फिर सिग्नेचर की प्रॅक्टिस शुरू हो गई। विशेष म्हणजे वर्गात गणिताच्या तासाला वहीची अनेक पाने माझ्या स्वाक्षरीने भरू लागली। गणित मतलब मैथमेटिक्स के पीरियड में लेखक अपने नोटबुक में बहुत सारी सिग्नेचर करते रहता था। जर चुकून माकून शिक्षकांचे माझ्याकडे लक्ष गेले व मला प्रश्न विचारला तर न कळत माझ्या तोंडातून हाउस दैट असे उत्तर बाहर पड़े। अगर टीचर की मेरे ऊपर ध्यान जाता था और मुझे वो सवाल पूछते थे तो मेरे मुंह से हाउस दैट ये उत्तर निकलता था, मतलब ये मैं उसको रिप्लाई देता था। हे उद्गार ऐकून वर्गात एकच हशा हुई। जब मैं टीचर के सवाल को हाउस दैट ऐसा जवाब देता था तो पूरे क्लास में जोर जोर से हंसना शुरू हो जाता था आणि माझी मान लाजेने खाली हुई और मैं शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुकाता था। पण हीच लाजेने खाली घातलेली मान मी जेव्हा थोड्याच दिवसांनी आंतरशाळे सामन्यात 100 धावा केल्या तेव्हा सर्वांच्या डोळ्यातील कौतुकाचे भाव पाहण्यासाठी अभिमानाने वर झाली। लेकिन ये जो झुकी हुई मेरी गर्दन थी, वो गर्दन जब मैंने थोड़े दिन में अंतरशालेय मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन में क्रिकेट में 100 रन बनाया, तब यही गर्दन प्राउडली ऊपर खड़ी हो गई। माझे नाव मोठ्या अक्षरात शाळेच्या बोर्डावर झळकले। मेरा नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पे बहुत बड़े हैंडराइटिंग में लिखा गया। विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी माझ्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली। स्टूडेंट्स और टीचर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मेरी तारीफ़ की और मुझे मेरी पीठ भी थपथपाई आणि त्याच वेळी मला क्रिकेट खेळत असल्याबद्दल धन्य वाटले और उसी वक्त मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। माझ्या मनात क्रिकेटचे बीज पेरले गेले आणि उगवले ते असे और इस तरह से मेरे मन में क्रिकेट का बीज बोया गया और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों, ये लेसन यही ख़त्म होता है। छोटा सा लेसन था। लेखक चंदू बोर्डे एक बहुत प्रसिद्ध और महान क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं। आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया ही होगा।
मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।